नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गवर्नर का रोल स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या रहता है। इशू ये है कि केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की है कि मुझे चांसलर की पोस्ट से स्टेप डाउन करना है, मुझे रिज़ाइन करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। वहीं केरला के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर कुछ भी आपसी मतभेद है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हम साथ बैठ के डिस्कशंस के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पोस्ट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली गवर्नर का क्या रोल रहता है जब बात आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, जब बात आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, और क्यों हम यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हमारा जो हायर एजुकेशन का बजट है उसका 41% टोटल, हमारा जो टोटल बजट है उसका 41% जो बजट है वो हायर एजुकेशन में जाता है। उसके बाद भी हायर एजुकेशन को लेके काफ़ी क्राइसिस रहती है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में फॉल करता है 7 शेड्यूल की, तो किस तरह से यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सब कुछ जानेंगे। आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे फॉलो करना है। देखिए कंट्रोवर्सी की रफ्त हुई। कंट्रोवर्सी में ये था कि रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा था गोपीनाथ रविंद्रन का, जो कि एक वाइस चांसलर हैं कन्नौर यूनिवर्सिटी के। रविंद्रन साहब यहाँ पे अपना टोटल जो टेन्योर है, 60 साल का जो टेन्योर, अपना जो एज है वो पूरा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उनके रीअप्रूवल को या फिर उनके रीअपॉइंटमेंट को यहाँ पे रीअप्रूवल दे दिया था। ये कहा कि बेटर जजमेंट मेरी यही कहती है एज अ चांसलर कि इन पर्सन को वापस से आप अपॉइंट करिए। अब इसके लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा और कहा कि यहाँ रीअपॉइंटमेंट रहेगा। उसको लेके कुछ पॉलिटिकल टसल हुए। चीफ मिनिस्टर का या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये 60 साल की एज पूरी कर चुके हैं। तो इसी के चलते, इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते, अब वो कह रहे हैं कि मुझे चांसलर की पोस्ट से यहाँ पे रिजाइन देना है। जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि गवर्नर का रोल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या रहता है। ठीक है, गवर्नर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। ठीक है, उनका उनका काम रहता है यूनिवर्सिटीज़ के कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, एक तरह से चांसलर की तरह एक्ट करना। जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी टॉप लेवल के डिसीजंस होते हैं वो करना, कहीं अगर अपॉइंटमेंट्स होती है तो अपॉइंटमेंट्स को लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चांसलर का काम रहता है। गवर्नर की पावर और फंक्शन जो है चांसलर की, वो अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टैट्यूट्स में दे रखे होते हैं। मतलब जिस-जिस एक्ट के चलते यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है, वहाँ पे सारे रोल दिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नर का एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करें। देखिए, सारा कार्यभार जो है वाइस चांसलर देखते हैं, गवर्नर एक्स ऑफिशियो बन के या फिर चांसलर बन के रहते हैं। तो इसी के चलते ये जो पोस्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह सकते हैं, और पॉलिटिकल फ्रिक्शंस इस पोस्ट पे क्रिएट होते हैं। आप देखेंगे अक्रॉस द कंट्री जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर्स होते हैं वो वहाँ के गवर्नर होते हैं। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल टसल भी रहता है। अब अगर हम केरला की बात करें स्पेसिफिकली, तो केरला में ये कहा है कि गवर्नर ऑफिस का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, वो ये कहती है कि गवर्नर जो हैं वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू ही काम कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन जब वो चांसलर की तरह एक्ट करते हैं तो फिर वो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली हमें पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर को जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब वो एज़ अ चांसलर एक्ट कर रहे हैं तो ये केरला स्टेट का लॉ कहता है कि वहाँ पे उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी जो चीज़ है, ये आपकी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। इसी का बिल्कुल कंट्रास्ट आप देखेंगे राजस्थान में। राजस्थान में ये कहा गया कि गवर्नर जो भी अब लेट अस से अपॉइंटमेंट्स करते हैं, सबसे पहली बात है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को। तो वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यही आरिफ मोहम्मद खान साहब का कहना है कि देखिए, जब हमारा स्टैट्यूट, जो हमारा लोकल, अगर हम केरला की बात करें तो केरला में जो क्लैरिटी है कि चांसलर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ नहीं पूछेंगे जब भी उनको कोई भी वाइस चांसलर को अपॉइंट करना होगा। तो फिर यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात ही नहीं बनती। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक यूनिफ़ॉर्म स्टैट्यूट है देश भर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि प्रेज़िडेंट जो है वो विज़िटर रहेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, और प्रेज़िडेंट के बिहाफ़ पे जो भी कन्वोकेशंस वगैरह रहेंगे या जो कुछ भी आगे के काम रहेंगे वो प्रेज़िडेंट के बिहाफ़ पे जो है वो चांसलर्स करेंगे यूजुअली। तो अब यहाँ पे लिमिटेड रोल जो हैं वो आप चांसलर्स को दे रखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर जो है वो टाइटलर हेड्स हैं। तो चांसलर यूजुअली आप देखेंगे कि प्रेज़िडेंट चांसलर को अपनी कैपेसिटी में एक कैपेसिटी में अपॉइंट करते हैं, जो कि प्रेज़िडेंट विज़िटर होते हैं और चांसलर वहाँ के सारे फंक्शंस देखते हैं। अब वीसीज़ जो हैं, वीसी भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। याद रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वीसी जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो वीसीज़ को अपॉइंट करते हैं, पूरी एम्पैनल्ड लिस्ट होती है,
वो एक सिलेक्शन कमिटी होती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट बनाती है और उसी में से नाम जो है वो फाइनल किए जाते हैं। तो इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ चेंजेस रहते हैं। साथ ही साथ देखेंगे प्रेसिडेंट जो है उनके पास राइट भी होते हैं कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं एकेडमिक नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स का, इंक्वायरीज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मैटर्स को देख सकते हैं। अब केरला में देखिए, मैं आपको कंट्रोवर्सी पहले ही बता चुका हूँ, कन्नौज यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी है। यहाँ पे सीएम कुछ और चाहते हैं, गवर्नमेंट कुछ और चाहती है और गवर्नर कुछ और चाहते हैं, तो उसी को लेके ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्शियल सिनेरियो है वो क्रिएट हो गया। अब गवर्नर ने कन्विंस करने की कोशिश भी की लीगल एडवाइजर को कि इनका रीअपॉइंटमेंट जो है वो ठीक है। ये एक तरह से एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन ऑफ टर्म नहीं है, ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट की तरह लाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि 60 साल में ये रिटायर हो गए थे तो अब इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, इनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं उनको फ्रेश अपॉइंटमेंट के तहत ला रहा हूँ। अब रिसेंटली क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड किया और उसमें से गवर्नर की पावर्स को ले लिया। कहा कि गवर्नर के पास यूनिवर्सिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई अपॉइंटमेंट करने की पावर्स नहीं है। साथ ही साथ गवर्नर के पास जो बाकी पावर्स थी वो सारी ले ली गई। तो इसकी वजह से एक डिस्कॉर्ड जो है वो होने लगा और इस डिस्कॉर्ड की वजह से गवर्नर जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रिजाइन कर दूंगा। कहा जाता है डिस्कॉर्ड ना थोड़ा पॉलिटिकल इन नेचर भी है। 2020 में क्या हुआ था कि स्टेट कैबिनेट ने गवर्नर से कहा था कि आप एक स्पेशल हाउस की सिटिंग रखिए, असेंबली की सिटिंग रखिए, जिसमें हम फार्म लॉस को डिस्कस करेंगे। गवर्नर ने मना कर दिया था। जैसा कि आपको पता है, गवर्नर एक स्पेशल एड्रेस को कॉल कर सकते हैं स्टेट असेंबली का। गवर्नर ने कहा कि यहाँ जरूरत ही नहीं है समन करने की, कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इस तरह से कोई भी हाउस को समन नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया था जब यहाँ पे सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए जब रिज़ॉल्यूशन को असेंबली पास करना चाह रही थी, रिवोकेशन का रिज़ॉल्यूशन लाना चाह रही थी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टसल है ना, ये पॉलिटिकल टसल है। इसका स्टेट के एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना-देना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है? देखिए, प्रॉब्लम ऑलरेडी आ जाती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम वैसे ही बहुत ज़्यादा दुरुस्त रूप से काम नहीं कर रहा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगी, पॉलिटिकल डेडलॉक्स रहेंगे, अगर इस तरह से हॉर्न्स जो हैं लॉक्ड रहेंगे स्टेट और सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स के, तो कोई भी यूनिवर्सिटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि और स्टेट्स में भी ऐसे डिस्प्यूट्स देखे गए हैं। डिस्प्यूट्स बहुत नेचुरल हैं क्योंकि पॉलिटिकल राइवल्स हैं हर जगह। तो ये अगर आप बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी ये डिस्प्यूट है। टीएमसी का तो मैं वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था कि 2019 में टीएमसी ने वीसी से, यानी गवर्नर से पावर्स ही ले ली थी कि आप वीसी अपॉइंट ही नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कह दिया गया कि आप मीटिंग्स कन्वीन कीजिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ को आप बनाइए और गवर्नर को लूप से बाहर रखिए। अब यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि गवर्नर को लूप से बाहर रखेंगे तो जो पूरा का पूरा फंक्शन है यूनिवर्सिटी का, ऐसा पावर जो है चांसलर की गवर्नर के पास, वो कैसे होगा? सिमिलरली उड़ीसा में भी ये हुआ, स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी ने के बीच में एक लीगल डिस्प्यूट हो गया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने फिर उसके बारे में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी किया। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि उसमें कहा गया था कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। देखिए क्या हो जाता है, ये जितनी भी वाइस चांसलर की पोस्ट हैं, अब एक स्टेट में 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। तो ये जितनी भी वाइस चांसलर की पोस्ट है ना, बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। भाई, अपना कोई खास पर्सन है, अब वो रीजनल पॉलिटिक्स में या फिर यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव रहा है, ठीक है? उसकी वजह से एक वोट बैंक बन जाता है। तो अब उसको आप एमएलए नहीं बनाएँगे, एमएलसी नहीं बनाएँगे, आप उसको वीसी बना देंगे, ठीक है? क्योंकि प्रोफ़ेसर रहा है, वो राजनीति से जुड़ा रहा है, पार्टी से काफ़ी लंबे से जुड़ा रहा है, तो फिर आप उसको रिवॉर्ड कहाँ से करेंगे? वीसी की पोस्ट देके रिवॉर्ड कर देंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि जहाँ ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, उस तरह से अगर आप ये पोस्ट जो एजुकेशन की टॉप पोस्ट हैं, अगर आप उनको भी पॉलिटिसाइज़ करेंगे या उनको भी पॉलिटिकली मोटिवेट होके अपॉइंट करेंगे, तो यूनिवर्सिटी का या फिर एजुकेशन सिस्टम का भला नहीं हो पाएगा। और हमारा जो इतना बड़ा बजट हम खर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हम जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, हम जहाँ पे चाइना, जापान से कम्पीट करना चाह रहे हैं, यूएस से, यूरोपियन कंट्री से कम्पीट करना चाह रहे हैं, वो हम कभी भी नहीं कर पाएँगे। यूजीसी ने इसी बात को चैलेंज भी किया था उड़ीसा में, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये हमारे पावर्स का वॉयलेशन है। और इस तरह से जो टसल है पंजाब में भी देखा गया, टसल उत्तर प्रदेश में भी कई बार पहले भी देखा गया है। तो बहुत आम टसल है, होता रहता है। अब इसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, एक या तो आप माने कि एजुकेशन को आप सेंट्रल लिस्ट में ले जाइए, यूनियन लिस्ट में ले जाइए, बट वो भी अपने आप में एक रिजोल्यूशन नहीं है क्योंकि सारी पावर्स सेंट्रलाइज हो जाएंगी। स्टेट लिस्ट में एजुकेशन काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहा। अगर आप देखेंगे ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट में एजुकेशन को रखा था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, स्टेट लिस्ट में होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है, तो वो उसको कॉन्करेंट में ले गई। 42nd अमेंडमेंट 1976 से वो ले गई उसको कॉन्करेंट लिस्ट में और कहा कि कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर रहेगी। लेकिन फिर वही बात है, जहाँ दोनों के पास पावर हो गई, वहाँ पर फिर से एक टसल जो है वो
बन गया। तो देखते हैं टसल किस तरह से रिज़ॉल्व होता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा सफ़र करेगा, पॉलिटिसाइज़ रहेगा, तो देश को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या करना है, हमारे कोर्सेज़ परचेज़ करते रहना है। 1 जनवरी से प्राइस हाइक हो रहा है, कितना हो रहा है किसी को नहीं पता, इसलिए इमीडिएटली इसको आप परचेज़ कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।